डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा कहीं से कहीं तक। अब वो राम कथा में परेशान आदमी अंबेडकर को कैसा जानेगा यार। वो तो इनकी भी नहीं, पढ़े लिखों की ही हालत है ना। आईफोन मुझे भी लेना पड़ेगा प्रो मैक्स। जय भीम नमो बुद्धाय के पीछे वाले पन्ने पे लिखा है। बहुत बढ़िया है, चलो कोई तो काम आई बुक। और पठानकोट एंड ग्वालियर से दिल्ली, दिल्ली से पठानकोट और पठानकोट से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लोडगंज। आराम करने नहीं आया हूँ, काम करने आया। लेकिन यहाँ भी बाबा साहब से जुड़ा हुआ कुछ इंटरेस्टिंग है जो मुझे यहाँ खींच लाया। I want to meet Dalai Lama. मेन टेम्पल, Main temple. How far it is? मेन टेम्पल में जाके ना, हिंदी आते हैं ना? हाँ आती है ना। मेन टेम्पल में जा, रिसेप्शन होगा, वहाँ जाके आपका आधार कार्ड वो देना पड़ेगा ना, और फोन नंबर पड़ेगा, फिर उन लोग बुलाएगा आपको। तो ऐसे वो डायरेक्टली मिलने देंगे? डायरेक्ट शायद मुश्किल पड़ेगा। लग रहा है 1-2 दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर, तभी मुलाकात हो पाएगी। ये हॉस्टल है, यहाँ पर रात बिताएंगे और सुबह जो है वो दलाई लामा जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। The next morning. ये मेरा ना पहला एक्सपीरियंस था हॉस्टल या इस तरह से शेयरिंग में रहने का, और वो बहुत ख़राब था। रात को 1:30 बजे मेरे रूम में जो व्यक्ति था वो भयंकर दारू पी कर आया और रात भर उसने नौटंकी करी। और यही कारण होता है कि मैं इस तरह से शेयर्ड रूम में नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास होते हैं बहुत सारा सामान। ये जगह ना तो शिमला है ना मनाली है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इस जगह का नाम है मैक्लोडगंज और ये धर्मशाला से 5-6 किलोमीटर दूरी पे है। और यही वो जगह है जहाँ पर दलाई लामा रहते हैं। और मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी दलाई लामा से मिलने जाऊँगा। मैंने एक फ़ोटो भी देखा है दलाई लामा और बाबा साहेब का एक साथ, दिल्ली में अशोक बुद्ध विहार है वहाँ का। और मैं ये जानना भी चाहता हूँ कि उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। लेकिन उससे पहले हमारे एक फ्रेंड हैं, उनको भी साथ में लेके जाना है, तो वो और मैं दोनों जाने वाले हैं। बट अब ये नहीं पता कि वहाँ अंदर घुसने देंगे या अंदर बात करने देंगे। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखिए हमारे साथ कौन है। तो देखिए कैसे हैं सूरज भाई? मैं तो ठीक हूँ यार। अभी हम जा रहे हैं दलाई लामा जी से मिलने, और दलाई लामा जी से मिलकर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आप यहाँ पहले आ चुके हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं आया, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और मतलब शिमला मनाली तो जा चुका हूँ, बट यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं 2 बार हिमाचल आया हूँ। अच्छा। 2 बार इधर ही आया हूँ। पहली बार तिब्बत के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई। We are not allowed here now. We have to close the security. तो यहाँ पर मैं तकरीबन 4 साल पहले आया था और ये पूरा एरिया भरा हुआ था। अच्छा। यहाँ पर आप देख, और वहाँ पर भंते बैठे थे, तिब्बती जो वज्रयान ट्रेडिशन में है, वो अपना चैंटिंग कर रहे थे। और तब मैं दलाई लामा जी से मिलने के लिए आया था और मैं मिल नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि वो एक जगह टूर पर थे, तब उनके तिब्बत के राष्ट्रपति से मिल के आया, जो भी जो हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े हैं। उनके हेड ऑफिस यहीं कहीं पर है। ये है उनका, जहाँ हम उनसे भेंट लेंगे आज। मैंने बताया कि मैं एक दलित समाज से हूँ और अम्बेडकराइट हूँ, और हमारे पुरखों ने धम्म की ओर, जो उनकी पुरानी पहचान थी, जो उनका धम्म था, जो उनके पुरखों का एक खजाना था, उसमें हम वापस गए हैं और हम अम्बेडकराइट हैं। तो उनके जो ट्रांसलेटर उनको हर शब्द का बता रहे थे, और वो थोड़ा सा जोर से बताना पड़ा उनको, क्योंकि लामा जी को कम सुनाई दे रहा था।
फिर मैंने बोला कि हम बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने नज़दीक लिया और वो कहने लगे हम भी बुद्धिस्ट ही हैं और हम भी इसी का। काफी फनी मूड में थे वो। और लामा जी के साथ जब थे, उनके एक स्टाफ ने तो पहचान लिया, सीनियर थे, वो आ गए और वो पूछने लगे आप सूरज इंगड़े आप दलित एलिटी में लिखते हैं क्या? तो मैं काफ़ी, और उन्होंने बोला कि मैं आपके आर्टिकल रेगुलरली पढ़ते हैं। उन्होंने अपना नाम बताया, वो तिब्बती नाम है, मेरे को उतना समझा नहीं। और फिर बाकी जो थे कि उन्होंने कहा कि हार्वर्ड से है। और लामा जी को जब बुद्धिस्ट बोले तो उन्होंने एक अपने जो रूम में लिया हमको, और 2 बार उन्होंने करके जो है उनके जो ब्लेसिंग्स थी उन्होंने अपने तरीके से दी। और फिर कास्ट के बारे में लिखा है, उन्होंने देखा है, फ़ोटो शायद आएंगे। और फिर उन्होंने अपनी हस्ताक्षर किए, यहाँ उन्होंने मैसेज लिखा है, ऐसा मुझे बताया गया कि ये दीर्घ आयुष्य के लिए मैसेज है, ये उनकी साइन है। उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा, ये उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा। क्या बात है। और मौका नहीं मिलता। हाँ, और एक्चुअली उनके दूसरे स्टाफ ने फिर बोला कि आप साइन करके ले जाओ दरअसल। और फिर उन्होंने बुद्ध की ये दी। और अंदर में जो है मेडिसिन हैं। ये कहा जाता है कि रोज 2 खाना चाहिए इम्यून सिस्टम के लिए, सुबह भूखे पेट। और ये दिया धागा, उनका कोई कल्चर का धागा है। मेरे हिसाब से मेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये जल्दी निकल जाएगा। पर चलो, जिस संस्कृति में है उस संस्कृति का हम जो है एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। ये किताब मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वैसे है तो अंजलि की, पर अब वो मेरी हो गई है। देखिए आपको बताता हूँ कि दलाई लामा जी ने मैसेज दिया और मैंने अंजलि को मैसेज दिया। तो एक तरीके से दलाई लामा जी ने जय भीम नमो बुद्धाय के पीछे वाले पन्ने पे लिखा है। बहुत बढ़िया है। चलो कोई तो काम आई बुक। और मैं दूसरी खरीद के पढ़ लूंगा और आप तो घर के ही मैं बहुत बार साइन करवा लूंगा। नहीं, मैं तो आपको अब तो 2 किताबें मेरी तरफ से भेंट, वो एक्सक्लूसिव साइन करके हम देंगे। मेरे होटल के रूम से भी दिख रहा था। अच्छा, दिख रहा, जब मैं खोला तो यार अभी भी उस ऑल्टीट्यूड पे स्नो है। हाँ, मैं ड्रोन लेकर नहीं आया, मुझे पता यहाँ अलाउड नहीं उड़ाना। नहीं, यहाँ तो फिर वो नहीं, यहाँ कहीं भी अलाउड नहीं है। चाइनीज आर्मी उड़ा दी थी, इंडियन आर्मी उड़ा दी थी। और सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अंदर जो है आप मोबाइल या कोई भी कैमरा वगैरह लेके नहीं जा सकते थे। और सूरज भाई ने तो बोला ही बोला, जब मैंने उनको बताया कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ बुद्धा और बाबा साहब के ऊपर, तो काफ़ी खुश हो रहे थे वो। और बोल रहे थे कि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली अब लोग जो है बुद्धिज़्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव बढ़ता जा रहा है उनका। और वो जो क्वेश्चन था ना, मैंने आपसे बोला था बाबा साहब से मिले, उन्होंने मना किया कि वो कभी नहीं मिले। उन्होंने बोला हाँ नहीं मिले। लेकिन वो फोटो किसका है? और शायद जो कैप्शन हम देख रहे हैं जो दलाई लामा की भेंट का, शायद वो कैप्शन ही सही ना हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल। पर ये आपने अच्छा किया, वेरीफाई करा लिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या कन्वर्सेशन हुई आपकी बाबा साहब के बीच में। तो मैं ये कर सकता हूँ, हम अभी जब ईमेल उनका मिल जाएगा, उनके ऑफिस से संपर्क करके वेरीफाई करा लेंगे कि ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या। क्योंकि ये जो फोटो है, ये फोटो की भी हमको डेट निकालनी पड़ेगी। यहाँ लिखा तो है कि अशोक बुद्ध विहार दिल्ली, तो मेरे हिसाब से बाबा साहब की हालत देखिए तो तकरीबन 1950 के बाद की फोटो होगी। हाँ बिल्कुल। तो उस दौरान में ये 60-70 तो 70 मिलना चाहिए। हाँ, लगता है तो 1935 में हो सकता है उस समय याद ना आया हो, या फिर जो ट्रांसलेटर हो वो समझ नहीं पाया। चूंकि अगर ये बात है तो ये यहाँ पर फोटो में 1935 में दलाई लामा जी का बर्थ है। तो अगर 55 भी समझ ले, ये फोटो है 55 की, तो 20 साल की उम्र है उनकी, या उससे कम भी हो सकती है। और ये मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये उसी उम्र के होंगे। पर अब ये फोटो की जो है, इसको कोई फोटो के एक्सपर्ट से मेरे को लगता है वेरीफाई करा के लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं है ये। मैं आपको बता नहीं, क्योंकि जब दलाई लामा आएंगे तो उनकी इर्द गिर्द की उनकी अपने लोग कहाँ पर है। हाँ ये बात भी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े धर्मगुरु है ना।
तो ये नहीं हो सकता। और मेरे हिसाब से ये जो फोटो है, मेरे को लगा है मैंने कहीं देखी है, ये कोई भंते की फोटो है। बाबा साहब की राइटिंग्स और स्पीचेस में देखेंगे कि दलाई लामा जी का कहीं रेफरेंस आता है क्या, या उनके जो सर्कुलर्स थे या उनकी जो प्राइवेट पेपर्स में कहीं मिलता है क्या। मैंने अब तक तो नहीं, पर हमारे अगर कोई रिसर्चर्स तिब्बतन बुद्धिस्ट हिस्ट्री में, वज्रायन बुद्धिज्म में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी हमारे लिए हो सकती है। आपके फ़ोन से तो मुझे लगता है और क्लियर और जूम हो जाएगा। आईफोन मुझे भी लेना पड़ेगा प्रो मैक्स। और उनका जो घर था जहाँ पर वो बता रहे थे वो वहाँ जाकर रेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल ही नॉर्मल सा था। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ हाईटेक सा हो, कुछ बड़ा सा हो। मतलब इतने बड़े दलाई लामा हम एक्सपेक्ट करते थे, शायद हो भी, पता नहीं, पर एटलीस्ट यस गुड। व्हाट्स योर नेम? अच्छा अच्छा, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? भाई जी, हेलो हेलो। आपको मैं एक साल से फॉलो कर रहा हूँ। और आप कहाँ रहते हो? मैं लद्दाख से। लद्दाख से हो? अरे क्या बात है, क्या बात। मेडिटेटिव है यार। कितने का ये 2500 महंगा है मेडिटेशन। जात का भी मसला हमारे कश्मीरी समाज में बहुत भीषण तरीके से है। तो हमारे जो बेचने वाले जो भाई है, उनके लास्ट में पहला 2 नाम जो था वो मुस्लिम था, और तीसरा था वतलू, ऐसा कुछ नाम था। अच्छा। तो मैं बोला यार ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारी जात है। मेरे को ना एक लड़की मिली जो जम्मू से थी और जो चमार कास्ट की थी, जो दिल्ली में पढ़ने को आई थी। उसको जम्मू को लेकर काफी था, पर वो चमार भी थी, क्योंकि शायद वो, तो मेरे को वो एहसास हुआ कि यार कास्ट के बारे में जो है वहाँ डिस्कशन होती है क्या जम्मू में। जो दारू पीते हैं और इस्लाम की आयत नहीं करते, उनको वतल बोला गया। नहीं, ये मतलब एक बच्चे ने वहां पर बोला है, आदमी ने। मुझे दिखा दो वहाँ लिखा है। In words of one of the sanitation worker employed with the Srinagar municipality, people who misbehave, drink and do not follow Islam are watals. Someone who is illiterate will dare to refer to our community as watal now. Otherwise, we are sheikhs. That's our surname. जिसने हमें बनाया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा, अब हम उसकी इबादत नहीं करेंगे तो लोग तो हमें नाम से बुलाएंगे। तो ये वतल ऐसा दूसरा नाम समाज का? वतल क्या होता है? जो बूट पॉलिश करता है, जो तो ऐसा बोला जाता है घिन होकर, ए वतल कहीं के निकल यहाँ से। ये एक तरह का टॉन्ट मारते हैं हम। हाँ हाँ, कि तू इबादत नहीं कर रहा है, तू वतल कहीं के, वतल कहेंगे, या कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये जैसे कि उसको बोले से कमजोर या कमीना, अल्लाह से डर, वो इसलिए क्योंकि ये इबादत नहीं कर रहा है। जब आप 5 वक्त की नमाज नहीं सही है, पर अगर इबादत कर रहा है तो ऐसा क्यों बोला है? एक गंदे सैयद कहेंगे, एक गंदे खुरैशी कहेंगे, बोल सकता है, पर नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगा क्योंकि वो पढ़ रहा है। एग्जैक्टली। जब नहीं पढ़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग यार, बहुत अच्छा। कश्मीर के बारे में मुझे लगता है हमारे लोगों ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो ब्राह्मणों ने जो नैरेटिव बनाया है, जो कश्मीरी पंडित को लेकर, ब्राह्मणों की ताकत देखो। वो उनके साथ प्रोसिक्यूशन हुआ तो उन्होंने पूरा जन आंदोलन खड़ा कर दिया, सरकार को फोर्स करके पूरे देश का वहाँ अटेंशन ले लिया। पर यहाँ किलवेन मनी एट्रोसिटी हो गई, तमिलनाडु में मार दिया गया था 40 के ऊपर, या तुम्हारे रणवीर सेना ने बिहार में दलितों को जला दिया। पर नेशनल मूवमेंट उस तरह की इतने एट्रोसिटीज होते, हथरस हुई नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमको जो नेशनलिस्ट लेंस जो लगा है उसको दूर करके सोशल लेंस, सामाजिक स्तर पर हमारे कश्मीर के, जम्मू के भाइयों बहनों को देखना होगा, ताकि हमको समझे कि वो भी हमारी तरह ही जाति व्यवस्था से है और वहाँ कहाँ हमको सामाजिक सुधार करने आया हो। उनकी भी सिचुएशन पढ़नी होगी, समझनी होगी। जब तक हम उसकी इबादत, उसको स्टडी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लेसन हमारे समाज के लोगों के लिए भी है कि केवल झंडा ये करेंगे, फाड़ देंगे, ये नहीं। वहाँ भी लोग रह रहे हैं, उनकी भी सिचुएशन इस तरह से। इसके लिए काफ़ी अच्छा मुलाकात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल मुस्लिम था वो? हाँ हाँ, वो जो था वातलू कास्ट है उसकी, और वो बोल रहा है कि 40% लोग उसके जात के यहाँ हैं।
तो कास्ट के बारे में तो कॉन्शियसनेस है भैया, ब्लाइंडेडनेस। एटलीस्ट उस बेचारे ने ईमानदारी से बताया तो, हाँ क्योंकि उसको जो कास्ट का जो अनुभव है उसने अपनी ईमानदारी से बोल दिया ये है भैया। अगर वो कोई फर्ज करो इंडियन होता जो हिंदू सवर्ण है और फॉरेन में गया होता उदाहरण के तौर पर, तो वो तो बोल दिया होता ए जात बात कुछ नहीं है पर ये अपने जात के भी बारे में बताया, दूसरे में बताया। चलो ठीक है, लगता है कश्मीर के आपको, मुझको लगता है कि कश्मीर में ट्रिप मारनी पड़ेगी यार। जाम खाएंगे, अमरूद हैं, चलिए खाते हैं यार। मैंने ये पूरी इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ मैं, और स्ट्रीट फूड खाने का जो मज़ा है वो नहीं मिल रहा है। कल परसों हमारे दोस्त हैं जो पंजाब में एसएसपी है, अच्छा अच्छा वो भी ले गया बेचारा, उसकी पायलट को बाजू में बोल दिया, बोला चल हम पानी पूरी खाएंगे, पानी पूरी खाए इतने साल एक अमरूद देना। तो स्वागत लाइव ये वाला अभी आ जाएगा, आपको भी डाल देगा ये। फॉलो कर दिए। अच्छा ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंजुल से सावधान रहिए भाई साहब। हाँ जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेम है जी। प्रेम। ओके सर। और इतने दूर से आए हो? इतनी दूर क्या करें, ये पेट का मसला है। अब इस लड़की की शादी रखी हुई है। आपकी लड़की है? हाँ मेरी लड़की है जी। अच्छा, अब इसकी शादी के वास्ते। आप कौन से आपकी इसका नाम क्या है, कम्युनिटी का नाम क्या है? इसका नहीं आपकी जात का नाम क्या है? आपकी जात का हमारा नाम है, वैसे तो हमारे को राजस्थान में भील बोलते हैं। भील है? हाँ ये जो भील है, हाँ भील है जी। भील लोग का इतिहास, जो भी राजपूतों की जितनी भी सल्तनतें सर। हुई, अगर भील ना होते तो राजपूत ना होते, अच्छा और अगर भील ना होते तो मुगलों का जो इतिहास रोकने में सबसे बड़ा काम जो किया, भील मुगलों के साथ भी लड़े और राजपूतों के साथ भी लड़े। भील जो प्रजाति है ये भारत को जो डिफेंड करने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने की है। उन्होंने फिर भील हमारे जाति के लोग जो पाकिस्तान साइड से है वो दलित हैं, और ये साइड में कैटेगरी उनकी अलग बन जाती है, और उनकी नस्लें ये करके कर रही हैं। तो कास्ट की जो डायनामिक्स है, कास्ट का जो संबंध है, उसको इस मामले में आपको समझ में आएगा कि जहाँ इतिहास को चुराया जाता है वहाँ तुम्हारा अस्तित्व जो होता है वो एक बहुत ही निचले स्तर पर चला जाता है, और फिर हमको उसके खिलाफ लड़ने के लिए, इसके लिए बाबा साहब का जो आंदोलन था, महात्मा फुले का आंदोलन था, एक कल्चरल रेवोल्यूशन था। सांस्कृतिक बदल हो जाएगा तो आने वाली नस्लें ये नहीं करेंगी। अच्छा, बहुत ज़रूरी इससे हमको उदाहरण लेने की ज़रूरत है। और एक बड़ी बात, ये बेचारे जो रामायण में राम का जो भाई है, हाँ लक्ष्मण को लेकर इनकी वहाँ आराधना करते, उनकी उपासना करते हैं। पर ऐसा क्यों है कि उसी समाज को मानने वाले लोग जो राम के नाम पर बड़ा बड़ा मंदिर बनाकर उसकी राजनीति कर रहे हैं, ये भी समाज के लोग हैं जो राम की कथा को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोक के रखा है। भील साहब, आपको शुभकामनाएं। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा कहीं से कहीं तक। अब वो राम कथा में परेशान आदमी अंबेडकर को कैसा जानेगा यार? वो तो इनकी भी नहीं, पढ़े लिखों की ही हालत है ना। हाँ वो तो बड़े है, जो अफसर, बड़े बड़े पीएचडी कर रहे हैं लोग, उनकी भी तो यही दुविधा है ना। बिल्कुल। उनको देखकर इनको लगता है कि वो ज़्यादा बेटर काम है। उसमें ना तुमको मानसिक, देखो बाबा साहब के पिताजी उनको रामायण महाभारत पढ़ाते थे। हाँ मैंने पढ़ा था वो प्रस्तावना उसका में। कारण क्या था? उनको लगता था कि इससे बाबा साहब का जो कॉन्फिडेंस लो गया है, क्योंकि उसके अंदर जो कहानियां है, शूद्रों की लेकर कहानियां, वहां से कोई उनको ऊर्जा मिलेगी। पर वहां से तो तुमको मन का हनन होता रहेगा। भक्ति का जो नशा है उसमें लगाकर हम अपेक्षा करेंगे कि आंखें बंद करके या कुछ करके या किसकी उपासना करके कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमारे समाज को अभी से बाबा साहब के विचारों को जितना जल्दी हो सके
उतना अपना लिया तो बहुत बड़ी क्रांति उनके स्वयं के जीवन में होने वाली है, उनके परिवार के जीवन में होने वाली है। बाकी का छोड़ दो। हम यहाँ पे आकर है ना देखने आए हैं कि यहाँ पर कैसा कैसा है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको ले जाएंगे। ठीक है। तो कल का जो एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब था हॉस्टल का, लेकिन यहाँ इस बार जो हमको हॉस्टल मिला है शेयरिंग बेड, वो काफ़ी प्रीमियम टाइप का दिख रहा है। वो बेड मेरा है, एक ऊपर, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब टोटल 6 लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं, और यहाँ बालकनी भी है। हाँ, और आपको पता है ये कितने का है? 300 रुपये का। 300 रुपये का। The next morning. फाइनली आज मैं इस रूम को छोड़ रहा हूँ। 350 रुपये में से ज़्यादा क्या लोगे यार। थैंक यू आशीष लखनऊ वाला। तो अगर आपको भी दलाई लामा जी से मिलना है ना, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ ईमेल करिए, उनको बताइए कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्या कारण है, और उसके बाद आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से नज़दीकी धर्मशाला तक आइए। मैं पठानकोट से आया, धर्मशाला से मैकॉलगंज तक आपको आना है, लगभग 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। काफ़ी पहाड़ी इलाका है, आपको इजीली सरकारी बस मिल जाएगी, और यहाँ पर हॉस्टल मिल जाता है। 300 रुपये से स्टार्ट है। आराम से रहो, 5-7 दिन बिताओ। हालांकि मैं यहाँ घूमने नहीं आया, मैं बेसिकली दलाई लामा जी से ही मिलने आया था, और सक्सेसफुली मिल लिया। और देखो मैं कहाँ आ गया, सूरज भाई के पास। सूरज भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं एक्चुअली, मेरी दादी है, मेरी नानी। अच्छा। वो अभी काफ़ी उसकी एज हो गई है, और उसकी कहानी लिख रहा हूँ यार। और वो मतलब उसकी कहानी काफ़ी इंस्पिरेशन है। 4वीं-5वीं तक की पढ़ी, फिर जिसके पास काम करती थी उसका जो मतलब एम्प्लॉयर था, उसका उस पर दिल आ गया। अच्छा। और फिर वो बोलने लगा कि मेरे को इसी से शादी करनी है। अच्छा। उसके हालांकि पहले शादी हुई थी, और उन्होंने कहा नहीं, उसके माँ बाप ने बोला नहीं तो स्कूल में जा रही है। पर हमारे समाज का क्या था उस जमाने में, अभी भी बहुत समय होता है कि स्कूल में पढ़ने को जाओ और फिर बाद में काम करने को जाओ, मजदूरी। तो ये जो पत्थर फोड़ने का काम, जो रास्ते बनाते हैं ना, वो काम वो करती थी। वो काम करती थी? हाँ जी, हाँ जी। वो करके फिर वो, पर उसको पढ़ने का लिखने का काफ़ी, मतलब लिखने का तो नहीं पर पढ़ने का काफ़ी उसको मतलब उसको काफ़ी इंटरेस्ट था। तो आज भी जब हम देखते थे, फिर वो उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, और अभी दादी जी की क्या है ना कि उम्र काफ़ी कम है। अच्छा। जीने की, ऐसा हमको लग रहा है। अच्छा अच्छा। काफ़ी सीरियस हो गई। तो फिर मेरे दिल में काफ़ी दिनों से था कि मैं मेरी दादी के बारे में लिखूं, और मैं उस अखबार में लिख रहा हूँ जो सुबह पढ़ती है। तो ये उनको इंग्लिश आती है? नहीं, ये तो मराठी में लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैंने 11-12 पन्नों का आर्टिकल लिखा है। ये आपने अभी लिखा? ये अभी लिखा, एक पिछले घंटे में। काफ़ी दिनों से चल रहा था। और जो इसका एडिटर है ये अखबार का, जो ये काम करती है, जहाँ वो पढ़ती है, मैंने पहले पूछा उसको कि कौन सा अखबार पढ़ते हो। तो उसने बोला कि एक लोकमत बोला। तो वो मतलब घर पे नहीं आता, जाके खरीद के लाती है। अच्छा। तो अभी ये जो आर्टिकल वो पढ़ेगी, तो जब वो खोलेगी तो उसको सरप्राइज होगा, उसकी फोटो रहेगी वगैरह, उसको मालूम नहीं होगा। वाह वाह। या मतलब आपकी दादी पत्थर तोड़ने वाला काम करते थे, और आज आपका इतना प्रिविलेज है कि आप किसी भी पेपर में वो आर्टिकल छपा सकते हैं। आप बस नाम बताओ यार। अभी जो है ना, हम सूरज भाई के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं, और कुछ खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। मिलते हैं।